जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस जिला संगोष्ठी में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पीएल वर्मा जी, जो केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस और कंज्यूमर अफेयर हैं। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जयपाल जी, हमारे चेयरमैन विनोद वैशाली जी, हमारी ब्लॉक प्रमुख सुचित्रा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष निवाड़ी के अनिल त्यागी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय सतवीर राघव जी, आदरणीय सत्येंद्र त्यागी जी, आदरणीय सुदेश जैन जी, हमारे जिला मंत्री चितौड़ा जी, नवेंद्र जी, राजेंद्र जी, हमारे सामने उपस्थित सभी बहुत वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे प्रबंध वर्ग, हमारे एनजीओ ग्रुप की बहनें, हमारे सभी अध्यापक वर्ग और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और हमारे मंडलों के सभी कार्यकर्ता, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और सभी से मैं कहना चाहूंगी कि हम अपने महापुरुषों का जन्म दिवस क्यों मनाते हैं। हम अपने महापुरुषों का जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि जो उन्होंने करा वो हम बार बार अपने आप को याद दिलाते रहे। अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे कि एक 8 साल का बच्चा जिसके सिर पर माता पिता का साया नहीं है, उसका जीवन आजादी से पहले कितना कठिन रहा होगा, लेकिन उस बालक को उसके परिवारजनों ने पढ़ाया, आगे बढ़ाया, और जब वो बच्चा युवा हुआ तो उस बच्चे ने भारतवर्ष के बारे में सोचने का काम करा और जो अपना चिंतन है, अपनी जो फिलॉसफी है, वो इस देश को दी। उन्हीं की फिलॉसफी पे, उन्हीं के चिंतन पर चलकर भारतीय जनता पार्टी आज 2 मेंबर से लेके आज हमारी केंद्र में सरकार और तमाम राज्यों में सरकार है। आज देश ही नहीं, विदेशी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोहा मानते हैं। तो ये सब महापुरुषों की जो कार्य था उस समय में, आजादी से पहले और आजादी के समय, आजादी के बाद, उसी पर निर्भर है और ये उनका स्वप्न था। मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं देखा, लेकिन मैं अपने आगे की चेयर और अपने बीच में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं उनके दर्शन करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि वो उनके जैसे ही होंगे, क्योंकि जो मेरे मोदी नगर के वरिष्ठ जन है, जो भारतीय जनता पार्टी पुराने समय में जनसंघ और हमारे संघ के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका जो चिंतन और मनन है पार्टी के लिए, भारतवर्ष के लिए, हमारे मोदी नगर के लिए, वही चिंतन आदरणीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का रहा होगा। ऐसे ही मैं उनके दर्शन करती हूँ और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन साथ साथ हमें अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो हमारे महापुरुष हों, चाहे हमारे मोदी नगर के रहने वाले हों, निश्चित ही हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मंच पर बैठे हुए हमारे जो अतिथि हैं आदरणीय पीएल वर्मा जी, वो स्वयं संगठन का काम भी बखूबी करते हैं और केंद्र सरकार के मंत्रालय का काम भी बखूबी करते हैं। और जो संगठन से निकला हुआ व्यक्ति है, वो निश्चित ही अपने संगठन की फिलॉसफी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उनका चिंतन और मनन है, उसको आगे ले जाते हुए जनता को समर्पित रहते हैं, ऐसा मुझे महसूस देता है। दीनदयाल जी के बारे में आपने काफी कुछ सुना। उनका जो उनकी देखिए फिलॉसफी, जो चिंतन है, वो मुख्य है। एक है एकात्म मानववाद और एक है अंत्योदय। मुझे लगता है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अंत्योदय की उस विचारधारा को, उस फिलॉसफी को बहुत आगे तक लेके गए हैं। क्यों? क्योंकि बिना जाति धर्म के, बिना किसी भेदभाव के, आज अगर मैं अपने प्रदेश में देखती हूँ, अपने मोदी नगर में देखती हूँ, मेरे लिए तो प्रदेश मोदी नगर ही है, मेरे लिए तो भारतवर्ष मोदी नगर ही है, मैं बार बार कहती हूँ। क्योंकि मोदी नगर में जब मैं देखती हूँ तो बिना जाति धर्म के, किसी भेदभाव के, सारी योजनाएं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो गरीब लोगों को बिजली की कनेक्शन मुहैया कराने हो, चाहे हमारे राशन कार्ड हो, राशन मुहैया कराना हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें उनको फ्री उनको सर्विस देनी हो, उनका इलाज फ्री में करवाना हो, उसके लिए सुविधाएं देनी हो, तो निश्चित ही ये सारी
सुविधाएं अंत तक गई और इसी दर्शन को हम अंत्योदय कहते हैं, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा निभाया। साथ ही साथ उस समय में यदि आप चाहें 50 और 60 के दशक में जब भारतवर्ष आजाद हुआ था, विभिन्न लोग अपने अपने देश के बारे में अलग अलग सोच रहे थे और वो ऐसा समय था कि जब हम विदेशों से ज्यादा प्रेरित थे। हमें लगता था कि कोट पैंट पहनने वाला, टाई लगाने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया को आगे लेके जा सकता है और इस भारतवर्ष को भी वही आगे बढ़ाएगा। बताइए, हमने हमारी सभ्यता और संस्कृति जिसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया, राजा अशोक, नालंदा, तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ तक रहे। जब लोग उठना बैठना खाना पीना सीख रहे थे, तब तक्षशिला जैसे विद्यालय हमारे देश में थे। लेकिन हम दासत्व में इतना ज्यादा दास्ता में हम दबे हुए हो गए थे कि हम सोचते थे कि अंग्रेजी विचारधारा हमें आगे बढ़ाएगी। ऐसे समय में 60 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत सारे भाषणों के माध्यम से और अपने दर्शन के माध्यम से ये बताया कि ना इस देश का कल्याण और दुनिया का कल्याण कम्युनिस्ट विचारधारा से होगा, ना हमारा ये जो अपने देश का विकास है ये हमारा फेडरलिज्म से होगा, और ना ही साम्यवादी या राजा वाली जो परंपराएं हैं उनसे होगा। हमारी दुनिया और देश का यदि विकास होगा तो उसमें हमें विकास के केंद्र में व्यक्ति को रखना होगा, मनुष्य को रखना होगा, ह्यूमन बीइंग को रखना पड़ेगा, और उसके चारों तरफ कि ये व्यक्ति, ये एकात्म मानववाद जो है, एक एक मनुष्य को आगे बढ़ाना है, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति पुरुष भी है, वो व्यक्ति महिला भी है, वो व्यक्ति एससी भी है, वो व्यक्ति ब्राह्मण भी है, जाति बिरादरी का व्यक्ति है। आज देश को बहुत सारे टोटके और बहुत सारे लॉलीपॉप जाति धर्म के नाम पर पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुष जो हैं शुरू से ये कह गए कि हर व्यक्ति को बढ़ाना है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो। जब तक हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये देश अधूरा है। मैं धन्यवाद देती हूँ पुनः अपने देश के प्रधानमंत्री जी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को, जो आज चाहे महिलाओं के रूप में समूह बना के आगे बढ़ा रहे हो। आज महिलाओं को इतना अवसर मिल रहा है कि महिला ही पंचायत की एक कार्यकारी उनकी ऑफिसर है, जो कि पंचायत का काम कंप्यूटर के माध्यम से देख रही है, महिला ही ड्रोन दीदी है, महिलाएं ही समूह के माध्यम से कैंटीन चला रही है। आदरणीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में तो महिलाएं कैंटीन भी चला रही हैं, प्रोडक्ट्स भी बना के मार्केट में बेच रही है, चाहे वो गोबर के हों प्रोडक्ट, चाहे वो अचार हो, चाहे वो पापड़ हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई के माध्यम से हो, और चाहे वो राशन की दुकान चलाने के माध्यम से। राशन की दुकान चलाना एक कठिन काम है, मैं लेकिन धन्यवाद देती हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने हमारी गांव की महिलाओं को भी राशन की दुकान चलाने का अवसर दिया। और आज व्यक्ति के रूप में वो महिला 50% हिंदुस्तान की आगे बढ़ रही है। जिस दिन हिंदुस्तान की हर महिला की जेब में पैसा होगा, अपना कमाया हुआ, उसी दिन ये देश हमारा उन्नत हो पाएगा। यही सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, और यही सोच आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मंचा से जितने भी जनप्रतिनिधि और पार्टी के हमारे संगठन के लोग हैं, और सामने उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठों के दिशा निर्देशन में हम अपने देश को बढ़ाने के लिए अपने मोदी नगर को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है यही हमारी जो है एक अपने जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके लिए एक अच्छी स्मृति रहेगी। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी अंत में कि दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में हमारे मथुरा के उनके जन्म स्थल के गांव मंडला चंद्रभान में एक बहुत ही आधुनिक, बहुत ही बड़ा गौशाला केंद्र है। मैंने स्वयं उसका भ्रमण करा था 3 महीने पहले। आने वाले समय में गाय से हम क्या क्या अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उस पर रिसर्च भी होनी है, उस पर उसमें मेडिसिन भी बननी है, और हम कैसे गाय को ऐसा बनाएं कि एक गाय ही 4 गायों को पाल ले और गायों की समस्या ना रहे, गाय जो है हितकारी हो सके। ऐसा उस रिसर्च सेंटर में काम हो रहा है। आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उस संस्था को आप सभी लोग देखकर आए, क्योंकि जब गाय लाभकारी होगी, किसान हमारा गाय के प्रोडक्ट यूज करेगा, जब किसान हमारा आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में 65 से 70% लोग
गांव में रहते हैं। और ये मुझे भी गर्व होता है ये कहते हुए, जब मैं कमिश्नर और डीएम के सामने बैठी रहती हूँ, कि असली गांव वाली विधायक जिला गाजियाबाद में मैं हूँ। तो इसलिए गांव की योजनाएं, किसानों की योजनाएं, गरीबों की योजनाएं अगर जिला गाजियाबाद में देनी है तो मोदी नगर विधानसभा को देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय विधायक जी ने बड़े विस्तार से पंडित दीनदयाल जी की परिचय दिया। और मैं अब हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बी.एल. वर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, भारत माता की। आज गाजियाबाद के इस मोदी नगर विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, यहाँ के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रपाल सिंह जी, हमारी बहुत ही लोकप्रिय विधायक मोदी नगर हेड डॉक्टर मंजू शिवाजी जी, चेयरमैन मोदी नगर श्री विनोद वैशाली जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बहन सुचेता सिंह जी, चेयरमैन निवाड़ी श्री अनिल त्यागी जी, चेयरमैन गंगा सिंह जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दिनेश सिंघल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सत्यवीर राघव जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा के श्री सत्येंद्र त्यागी जी, जिले के महामंत्री श्रीमान जितेंद्र सितौड़ा जी, जिला महामंत्री श्री नवेंद्र गौड़ जी, जिला महामंत्री श्री राजेंद्र वाल्मीकि जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री अमित चौधरी जी, कार्यक्रम के सह संयोजक श्री रंजन मेहता जी, या कार्यक्रम में उपस्थित सभी गाजियाबाद के मोदी नगर के सम्मानित भाजपा के पदाधिकारीगण, सम्मानित सभी मंडल के अध्यक्षगण, पार्टी के बूथ स्तर से लेकर सभी सम्मान योग्य सम्मानित बहनों भाइयों, पंचायत सीट कोई नाम छूट गया होगा ऐसे सम्मानित महानुभाव, देवियों सज्जनों, आज आपके गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रवेश करने से लेकर मंच पर आप लोगों ने अपने शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, पुष्पों के द्वारा मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। इसलिए मैं आपके चरणों में सीधा सिर झुकाकर आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। सम्मानित बहनों भाइयों, आज हम इस महामानव की जयंती मनाने को इकट्ठे हुए हैं। एक ऐसे महामानव, एक ऐसे तपस्वी, दूरदर्शी विचारक, राजनायक और मैं कहूंगा कि संगठन के शिल्पी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में अभी हमारे मंच के द्वारा हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ प्रकाश डालने का काम किया है। सम्मानित बहनों भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली आपको उत्तर प्रदेश में मथुरा के नगला चंद्रभान, जैसा कि हमारी वैदिक विधायक जी बता रहे थे, आज जिस तरह से संसाधन केंद्र वहां पर बनना है, तब मैं कह सकता हूं कि आज वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर अब जितना प्रकाश डालेंगे उतना कम है। मेरे सम्मानित साथियों, उनका जन्म हम जानते हैं 25 सितंबर 2016 को होने के बाद 1951 में भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उनके महामंत्री के रूप में उस नए जनसंघ को, भारतीय जनसंघ पार्टी को
इतनी शीघ्रता से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की पार्टी बना देना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। उनका एकात्म मानववाद और अंत्योदय इसकी भावना को लेकर जिस तरह से माननीय पंडित जी ने केवल ये सोचा ही नहीं था, ये उनका स्वप्न था, उनका विचार था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि पंडित जी के विचार को बढ़ाते बढ़ाते जनसंघ में, जनसंघ से लेकर भाजपा और भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा कि मंच के द्वारा बताया गया, मुझे लगता है कि उनके उस सबको सही रूप से साकार करने का काम हुआ। सम्मानित बहनों भाई, अंत्योदय की भावना अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका उदय कैसे हो, विकास की किरण उस तक कैसे पहुंचे, ये भावना थी वास्तव में आज साकार हुई 10 मैं कह सकता हूं, भले ही वो 52 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़कर, दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके विचार, उनके मंत्र को सार्थक होते दिखाई पड़ते। जीवन में जिस तरह से उनका बचपन संघर्ष में बीता, माता पिता का देहांत भी बहुत जल्दी हो गया, एक भाई के भाई का भी देहांत हो गया, तब मैं कहूँगा ये कहावत है कि जाकी भट्टी में विवाही वो क्या जाने की। ये सच में जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ हुआ, मुझे लगता है उन चीजों से संघर्ष करते करते इन विचारों को हम तक पहुंचाने का काम। हमारे साथियों, हम रोज सरकारों की अपनी योजनाओं की बात करते हैं, पार्टी के संगठन के इतने कार्यक्रम को सफलता के तौर पर करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कार्यकर्ता आधारित कोई पार्टी है तो है आपकी भारतीय जनता पार्टी। और ये सिद्धांत दिया माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और बूथ स्तर की पार्टी को बढ़ाने वाले, विचार करने वाले पंडित जी ने। बहुत सारे राजनीतिक दल देश में आइए हमारी गायत्री भी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। अब मैं सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं, जिस तरह से उनका त्याग और सेवा का भाव प्रारंभ से रहा, अगर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बहुत सारी चीजों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी में देखूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो संघर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, उसी तरह का संघर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने किया। चाय बेचने वाले मोदी तो हमने सुने होंगे, लेकिन चाय बेचने वाले मोदी के साथ जिनकी मां ने पड़ोस के घरों में चौका बर्तन का काम किया हो, इससे ज्यादा कठिनाई का वक्त यहां बैठे किसी व्यक्ति ने देखा नहीं। और जो व्यक्ति संघर्षों का जीवन जीता है, जो व्यक्ति गरीबी के साथ संघर्ष करता है, मुझे लगता है वो सही रूप में उस अंत्योदय की भावना को नीचे तक पहुंचाने का काम है। जैसे ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, ये भाव भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हमको दिखाई पड़ता है। और मुझे कहने में संकोच में, जितना काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 10-11 सालों में हुआ है,
इतने विकास के काम यूपी और कांग्रेस की सरकार ने 60 सालों तक नहीं, उससे ज्यादा काम कर सकते। अगर मैं अंत्योदय की बात में कहूं तो आखिरी छोर तक कोई भूखा न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला। जिन गरीबों ने बैठ के ऑफिस नहीं देते थे, आज 55 करोड़ से भी ज्यादा जीरो बैलेंस अकाउंट में जनधन खाते खुलवा कर माताओं बहनों के लिए कुएं से निजात कराने के 10 करोड़ 33 लाख से भी ज्यादा उज्ज्वला का कनेक्शन देकर, और इतना ही नहीं, मैं कहूंगा 2014 से पहले जो सपने में नहीं सोचा था कि मेरा पक्का घर, जितने पक्के घर 60 सालों में नहीं बने उससे ज्यादा पक्के घर 4 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा 10 वर्षों में बने। आपने प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली तो कहा कि मैं 10 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं, लेकिन कोई पक्की छत वाला बिना पक्की छत के न रहे, बिना पक्के घर के न रहे। इसके लिए हम 3 गुनी ताकत के साथ हम 3 करोड़ पक्के आवास को 5 साल में बना देंगे। इतना ही नहीं, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय, आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज। अभी जब मेरे वरिष्ठ नागरिकगण यहाँ पर आ रहे थे, पार्टी के सीनियर लीडर है, तब मैं कहूंगा कि आपकी भावना को देखकर तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ज्यादा आयु का कोई भी बुजुर्ग ऐसा अगर है जिसका आयुष्मान कार्ड से तो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता है। गांव मोहल्ले कैंप लगाकर उनके आयुष्मान कार्ड बनाना। हम सब जानते हैं, आयु 70 साल से पार करते हैं, बीमारियां घेरने का काम करती है, सबको इलाज की आवश्यकता होती है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी रहे इनके लिए भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम। यहाँ बहुत सारे मेरे किसान भाई बहन बैठे हुए, 60 सालों में किसानों को तो किसी ने नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2000 साल में 3 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देगा, और आज हम कह सकते हैं बैंक के खातों के माध्यम से, जिसे डीबीटी कहते हैं, एक बटन दिल्ली से कहीं से मोदी जी दबाते हैं, सारे 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच। आज तक मुझे ये डेटा कोई नहीं मिला, 2000 में 2000 से इतना भी कमाया हूं। तब मैं कह सकता हूं सामान्य साथियों कि मोदी जी ने सच्चे अर्थों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का काम। ये बड़ा सौभाग्य। मेरे पास 2 मंत्रालय, एक मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। सामाजिक न्याय मंत्रालय से समाज की सेवा करने का एक अवसर मिलता है। कहीं पर हमारे बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों से लेकर के दिव्यांगजनों के लिए उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, तो दूसरी तरफ 5 करोड़ फ्री राशन देने की इसके भी मेरे मंत्रालय निर्बाध रूप से पूरे देश में चलती है। जिस तरह से घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, मेरे घर का कोई मेंबर भूखा न सोए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अपने को प्रधानमंत्री न कहकर हमेशा उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक, और प्रधान सेवक की भावना से पूरे देश को अपना परिवार मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार जब कहते हैं, तब अंतर्मन खुशी से भर जाता है। और जिस तरह से घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, कोई भूखा न सोए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम।
दुनिया के देशों में सुनने को मिलता है कि मोदी जी भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देते, फ्री राशन देते, मात्र वो चौक जाते, चेकित हो जाते। 80 करोड़ की जनसंख्या नहीं होती उनकी। कई बार तो बहुत सारे देशों को मिला दिया जाए, उनकी जनसंख्या नहीं होती। हमारे मोदी जी तो 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए फ्री राशन निर्बाध। अगर 2017 से पहले, 2014 से पहले राशन कोटों की व्यवस्था देखी हो, लोग एक कोटा बांटते थे तो एक ब्लैक में देते करते थे कभी याद है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज राशन के कोटे की पाने की हिम्मत नहीं है कि राशन का कोटा ब्लैक, उसे अंगूठा सिस्टम कर दिया, बायोमेट्रिक कर दिया। जब तक अंगूठा लगेगा नहीं तब तक माना नहीं जाएगा राशन तुमने दिया है। कंप्यूटराइज्ड मशीन वजन की रख दी, जब तक कौन पूरी नहीं हो जाएगी माना नहीं जाएगा। माने आज राशन का कोटेदार गरीब का राशन रोक नहीं सकता, ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री ने। हमारे साथी मोदी जी का जन्मदिन अभी एक कुछ दिनों पहले मनाया है। कब? 17 में मनाया ना। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार, योगी के नेतृत्व में उत्तर सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस नेतृत्व के आह्वान पर बूथ तक के केवल 17 सितंबर को कार्यक्रम नहीं मनाए जाते, सेवा पकौड़ा बनाने का काम होता है। वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलता है, चलता है कि नहीं? आज उसी में अभियान में लेकर आए। हमारे सारे मंत्रालय के लिए भी आज के कार्यक्रम थे। कार्यक्रम की थीम थी 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल। सारे मंत्रालय के चाहे मंत्री हो, चाहे ऑफिस से कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मिलकर के अपने ऐसी जगहों को चिन्हित करके ये सफाई अभियान चल रही है। मैं आपके बीच में आने से पहले 1 घंटा पसीना बहा कर आया, और पसीना बहाने मतलब पसीना बहाना, ये मैं झाड़ू लेकर खड़े कर फोटो खिंचवाने का मतलब सेवा भाव। सच्चे अर्थों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सच्चे मायने में उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो फोटो खींचे ठीक है, सोशल मीडिया पर पड़े ये भी अच्छा है, लेकिन देखने वाले भी सब देखते हैं, जानते हैं कि वास्तव में फोटो सही पड़ा है या दिखावी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मेरी फेसबुक की आईडी आप उठाकर देखोगे, चाहे आज वाले फोटो देख लेना बीएल वर्मा के नाम से, चाहे 17 सितंबर के फोटो देख लेना। माने जब तक मैं 1 घंटा 2 घंटा पसीना खुद नहीं बहाता हूं, और जब मैं बहाता हूं तो मेरे कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम मेरे साथ खड़ी हो जाती है। बड़े से बड़े पार्क, बड़े से बड़े ऐसे स्थान करते हैं, वहां निकलते हैं, विधान घुसते हैं। उस समय जैसे मेरा बदायूं डिस्ट्रिक्ट बहुत प्रमुख और जानी सबसे ज्यादा ही गंदा सब्जी मंडी के पास तो पार्क पूरा ये कहने में कभी कभी संकोच लगता है। वहां पर बताएंगे दारू की बोतलें, वाटर, सब खड़ी सब्जियां उसी पड़ती है, घास इतनी बड़ी हो जाती, पेड़ पौधे शीशम के लगे नीचे डाले आ जाती, जंगल सा लगता है, घुसने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मेरा तय है 17 सितंबर आएगा एक दिन, 1 वर्ष में उसकी सफाई करेगी। कई पानी मनमान करता है। अब मेरे फोटो 17 सितंबर के देखेंगे तो आपको लगेगा माने काम करो तो वो सच्चे मन से करो कि पार्टी क्या चाहती है। भाजपा के कार्यकर्ता है तो सच्चे कार्यकर्ता बनने का एक अपना कर्तव्य निभाना। मैंने आपके कहा कि भाजपा हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैं इसलिए कह सकता हूं तो स्वयं आपके बीच में एक कार्यकर्ता खड़ा है बीएल वर्मा, जिसने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं, जिसने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी का संगठन का काम करते 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 दूसरी बार पूरी सरकार में होती है। तो कई बार हमारे ब्लॉक प्रमुख, कई बार हमारे चेयरमैन, कई बार हमारे एमएलए, कई बार एमपी के टिकट के दावेदार होते हैं।
और टिकट कई बार नहीं मिलता है तो मन उदास कर लेते हैं। तब मैंने कहना चाहता हूं कि मन उदास मत करिए। मुझे चुनाव लड़ाने का अवसर कभी पार्टी ने लड़ने का नहीं दिया, लेकिन मेरे बिना मांगे पार्टी ने वो सब स्थान दिया कि मुझे कल्पना मैंने कभी सोचा नहीं। पार्टी का काम 1980 से करते करते युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था मैं, जिला महामंत्री 1984 में, प्रदेश की टीम में 2 बार पार्टी का प्रदेश का मंत्री मल्लिकेश्वर त्रिपाठी की टीम में और डॉक्टर उमापति त्रिपाठी जी की टीम में, और 2 बार में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा। सुनाऊंगा आपके बड़ों से क्षेत्र का अध्यक्ष रहा, बुंदेलखंड क्षेत्र का अध्यक्ष रहा, पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। लेकिन जब मैंने कभी मन किया कि मैं भी चुनाव लड़ूं, कार्यकर्ता कौन होता है, लेकिन पार्टी पर कहा जाता था कि आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पार्टी को सोचने देना, आपको काम करने का काम। तब मैं सामान्य साथियों को कहना चाहता हूं आप सबसे कि हम सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो पार्टी आज नहीं तो कल आपके बारे में विचार करेगी। दूसरा मैं बात कह मेरे राजनीतिक गुरु थे माननीय बाबू जी कल्याण, उन्होंने 3 शब्दों का मुझे मंत्र दिया। मंत्र आपके मोदी नगर में भी देके जाता हूं। उन्होंने कहा था कार्यकर्ता को 3 कहीं भी आदमी 3 शब्दों का पालन करेगा तो आज नहीं तो कल तो सफल होगा। वो कहते थे कि परिश्रम तो सब करते हैं, लेकिन पहचान उनकी होती है तो परिश्रम की पराकाष्ठा। हमने परिषद की पराकाष्ठा, लेकिन निष्ठा से लेगी तो ठीक नहीं रहेगा, तो निष्ठा से और साथ में अगर हमने कोई अपेक्षा की और नहीं मिला और धैर्य टूट गया तो सब बेकार हो गया। तो परिषद की पराकाष्ठा, निष्ठा और धैर्य, जब 3 शब्दों के साथ हम काम करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं इस मंत्र को अपना लेना, आपको कभी मात नहीं मिलेगी। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी, विधायक और सांसद हो, आपका सम्मान भी करेंगे और समय आने पर जब आपका भाग्य साथ देगा तो आपको सम्मान देने के स्थान मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से मैंने कहा कि हमने अभियान चलाया था, 1 बेटा 1 दिन 1 साल, उसी तरह से आप करके आए हैं 1 पेड़ मां के नाम पर्यावरण के लिए। ये अभियान शुरू होने वाला नहीं है, इसको चलाते रहिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं आपने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व जिस तरह से जो काम 10-11 सालों में आपने जो देखा, मुझे लगता है 50-60 सालों में नहीं। 4 से 14 की सरकार यूपीए की थी, उसमें भ्रष्टाचार के जिस तरह से अफवाह लग रही थी, माननीय मोदी के पास चुनौती थी कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जहां पर चुनौतियां होती हैं तो अवसर भी लेकर आते हैं, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलना तो सीखना है तो मैंने मोदी जी से सीखो। और मैं कहूं भारत की ताकत को दुनिया में देखा है। जब पूरे देश भर में कोई जाता और खास तौर से एक बार जम्मू कश्मीर गया, प्रधानमंत्री रोजगार मिला, वहां के बीएसएफ के अधिकारियों से मैंने पूछा कि पहले 2014 से पहले और आज में क्या चल रहा है। हमारे साथी मुझे कहते हो खुशी होगी, उस सीनियर अधिकारी ने बीएसएफ के ने बताया कि पहले हमारे सैनिक को पाकिस्तान के सैनिक जब गश्त करते सीमा पर तो आपस में बातचीत भी करते, पाकिस्तान का सैनिक हमारे सैनिक की मजाक बनाता और कहता था जब तक दिल्ली से आदेश आएगा तब तक हम बिल्डिंग खाली कर देंगे। एक नाते प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के हाथ खोलने का काम किया, जो सेना के हाथ बांधे हुए थे, और कहा कि सामने से गोली जब तक नहीं आए गोली चलाना मत, और सामने से गोली आए तो दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता पड़े गोली का जवाब गोली से देने की तो गोली से देने का। अब तक कितनी सारी घटनाएं देखी होगी, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवादियों की जो घटनाएं इस प्रकार की होती है, जरूरत पड़ती है सर्जिकल स्ट्राइक करने की, माननीय मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना
सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जरूरत पड़ती है एयर स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करती है। और आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। सेना का वो MiG-21 लड़ाकू विमान जो 60 वर्षों से हमारी सेवा में था, देश की सेवा में था, आज वो सेवा निवृत्त हो रहा है। और उसी MiG-21 हमारा इतना पुराना था, आपने देखा होगा कि F-16 जो आधुनिक विमान का लड़ाकू, उसको हमारे MiG-21 ने उसको अभिनंदन के नेतृत्व में मार दिया। याद है करें, वही MiG-21 है। और मुझे कहने का कोई संकोच नहीं, जब अभिनंदन गिरा था, अभिनंदन उससे पहले अपने माँ बाप का बेटा था, अपने रिश्तेदारों का बेटा था। एक दिन पाकिस्तान की धरती पर गिरा था, दुश्मनों ने उसे बंधक बनाया था, उसने पूरे देश का बेटा हुआ, पूरा देश का बेटा था। सबकी नजरें उस पर लगी थी, अभिनंदन कैसे वापस आएगा। लेकिन मुझे कहने में ये संकोच नहीं, शायद मोदी जी नहीं होते तो अभिनंदन वापस आता क्या? नहीं आता। तब मैं कहूँगा कि अभिनंदन को वापस से लेकर के, और अभी आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, आपने टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मंचों के माध्यम से सुना है। लेकिन मैं कह सकता हूं ऑपरेशन सिंदूर का जो सिंदूर नाम दिया, वो मात्र शक्ति के लिए सम्मान वाला शब्द है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, हमारी नेताओं बहनों का सिंदूर जुड़ा था, तो चुप्पी और सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल आतंकवादियों को ही नहीं बताया, केवल पाकिस्तान को ही नहीं बताया, दुनिया को बता दिया कि हमारे यहाँ भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति है, जो सिंदूर की कीमत। और मुझे उससे ज्यादा गर्व इस बात का होता है, उस सफलता ऑपरेशन सिंदूर की हुई, उसका लिए भी अगर किसी के लिए श्रेय दिया तो दो बेटियों को दिया ना। एक बेटी जनरल सोफिया, दूसरी बेटी विंग कमांडर बरका सिंह। याद है कि नहीं? मोदी ने श्रेय खुद नहीं दिया, मोदी ने श्रेय सेनापतियों को नहीं दिया, इस देश की बेटियों। अब मैं कह सकता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए 14 के बाद जिस तरह से लगातार, अभी फैसली बता रही थी कि हमारे यहाँ इतने सारे महिला समूह, मैंने पूछा कितने इसमें लखपति दीदी, आपने कहा हमें तो लगता है कि सभी लखपति दीदी, ऐसी कोई दीदी दिखाई नहीं पड़ती लखपति कब काम करती हो। अब मैं कहना चाहता हूँ वास्तव में सच्चे अर्थों में अगर महिलाओं का भी सम्मान हुआ है, सम्मान बढ़ाए तो बहुत ही। आज हमारी बेटियां किसी से पीछे नहीं, जब किसी में रेट आते थे तब अखबार में, समाचार पत्रों में या टेलीविजन पर देखते थे इस बार लड़कियों ने बाजी मारी। लेकिन मैं कह सकता हूँ नमो दीदी ड्रोन से लेकर के आज लड़ाकू विमान उड़ाने तक, वंदे भारत ट्रेन से लेकर के सीमा पर खड़े होकर सुरक्षा को, देश की सुरक्षा करने तक बेटियों के हाथ में पूरी जिम्मेदारी। इसे मात्र शक्ति को वास्तव में बढ़ाने का काम हम सब ने किया है। लेकिन मैं कहूँ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सच्चे अर्थों में स्वदेशी का जो भाव था, भावना थी, और स्वदेशी की भावना को सही रूप से जगाने का और आगे बढ़ाने का और ब्रांड डायमेंशन के रूप में काम करने का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। आज GST की बात करते हैं, सच मानने में तो यह है, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा जब दीपावली से पहले देशवासियों को सौगात देंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने दीपावली तो छोड़िए, नवरात्रा के पहले दिन ही सौगात देंगे। और इतनी बड़ी सौगात न जाने कितने प्रकार के लोग 400 के बीच में उत्पाद तो 18% से घटकर के 5 पर आ गए, 12% से घटकर 5 पर आ गए, कुछ मुक्त कर दिए। अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा मंत्रालय है भोक्ता, पूरा देश मेरा भोक्ता, आप भी सब भोक्ता बैठे हो, तो सारे भोक्ता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे देश के 140 करोड़ भोक्ता है, उनके लिए इतनी बड़ी सौगात देने का काम किया है, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं। और ये सौगात केवल एक नहीं, सरकार में 2 देने का काम किया। जिस समय बजट पेश हो रहा था, वित्त मंत्री जी की और लोगों की निगाहें लगी थी कि 7 लाख से हो सकता है सीमा 8 लाख हो जाएगी, ऐसा ही था ना। चला
लेकिन सम्मानित देवी सज्जनों कहना चाहता हूँ, जब निर्मला सीतारमण जी वो भी हमारी एक तरह से महिला है, उन्होंने जब आकर के सदन में घोषणा की और कहा कि हम 7 लाख में सीधा 12 लाख सीमा करेंगे, सिर्फ 12 लाख। और जब 12 लाख का तो लोग मुझसे ओह निकले, ये कैसे? लोगों ने कहा इसमें कुछ घुमाव करा होगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि कोई नहीं, सपाट 12 लाख और जो नौकर पेशा है अधिकारी है उनके लिए 12,75,000, महिलाओं के लिए 12 लाख से ऊपर। पीछे बैठे हुए तब मैं कहूँगा ये सौगात एक के लिए 2 सौगात देने का क्रम। आज जीएसटी कटने से, इनकम टैक्स की स्लैब 12 लाख होने से लोग अपनी इनकम को ठीक से दिखा सकेंगे, हमारी खरीद बढ़ेगी। आज हम सुबह को उठते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम मोटरसाइकिल में जाते हैं, हम कार से जाते हैं, माने शाम को सोने तक जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई उत्पाद नहीं जिस पर मोदी जी ने जीएसटी घटाने का काम किया। लेकिन इसकी चर्चा कौन करेगा? विपक्ष को तो चाहे कितना ही मोदी जी अच्छा काम करे, देश के हित में काम करे, राष्ट्र का कितना ही हित में काम करे, लेकिन फिर भी उन्हें तो वोट करना ही है। लेकिन मोदी भी समझ चुके हैं कि देश की जनता का जो श्रेय और आशीर्वाद है मोदी के लिए, इसके लिए हम डगमगा नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी जब जब देश के लिए आह्वान करते हैं, वो देश के लोग, देश के नागरिकों के आह्वान पर खड़े होते हैं। तब मैं कह सकता हूं लॉकडाउन से लेकर के अब तक इतिहास हम देखें, लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी गई, पूरे देश के नागरिकों के साथ लड़ाई लड़ी गई, वो समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जब पार्टी ने आह्वान किया, जब प्रवासी से लेकर के जिनकी बात करनी है सड़कों पर आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, जो तपस्वी कार्यकर्ता होता है, उसने जान की परवाह नहीं की, जाकर सड़कों पर टिकल पड़ा खड़ा हो गया और जाकर के लोगों की मदद करने का काम किया। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने बैंक खाते के माध्यम से जिस तरह से महिलाओं के खाते में 500 रुपए भिजवाने का काम किया, एक बार नहीं 2 बार फ्री राशन देने का काम किया। मैंने लॉकडाउन में भी किसी के लिए भूखे सोने नहीं दिया। ये मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी और आप आज स्वदेशी की बात करते हैं। मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, आप जानते हैं वो विदेश की बात विदेश में करेंगे, लेकिन हमारे संकेत को मोदी को समझना चाहिए, उनका स्वदेशी अपनाएंगे, घर घर जाकर के स्वदेशी की बात करेंगे, हम जीएसटी का बचत महोत्सव बनाने का, पकौड़ा बनाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, देश का पैसा देश में रहे। महंगी जो आप कहनी थी कि हमारी महिलाएं जो बनाती है उनके लिए अच्छा मार्केट कैसे मिले, उनकी अच्छी कीमत कैसे मिले, इसके लिए अब हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है स्वदेशी। तो इसलिए स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी की ताकत को बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर के साथ साथ 2047 में मेरा भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, समृद्ध भारत का। ये लगता है कि तभी ये विकसित और समृद्ध भारत होगा। अब मैं कहूँगा कि आज भारत को भारत नहीं, आज भारत को भारत नहीं है जो 2014 से पहले का भारत। 2014 से पहले का भारत ऐसा भारत था जो निराशा के भाव में, जो दुनिया के विकसित देशों तक देखा करता था। लेकिन आज का भारत वो भारत है, तो भारत दुनिया की ओर नहीं, दुनिया भारत की ओर, दुनिया भारत की ओर देख रही है। और जब प्रमाण देखना है तो देखिए 2014 में हमारे प्रधानमंत्री को केवल $2 ट्रिलियन हमको इकोनॉमी मिली थी, अर्थव्यवस्था। आज हमने 10-11 सालों में फिर से बढ़ा के सीधा तुलना $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ाने का काम किया है। और आज हम 11वीं अर्थव्यवस्था जो खस्ता व्यवस्था कही जाती थी अर्थव्यवस्था, उससे उठकर के दुनिया के टॉप ऊंची अर्थव्यवस्थाओं में 4 नंबर पर खड़े पोजीशन पर खड़े। जिस समय टॉप 5 में आए, हमारा में टॉप 5 आया था, उस समय जश्न में हमारे साथियों मैंने तो जस्ट डबल बनाया था जब मैंने देखा कि हम 5 नंबर पर तो आए हैं, लेकिन जिसको पीछे धकेला 6ठे नंबर पर, किसको धकेला है? जिन अंग्रेजों ने हमको शासन के अंतिम वर्षों तक उन अंग्रेजों के राज देश को, ब्रिटेन को पीछे धकेल कर तब भारत आ गया है।
वो आने वाले टाइम में केवल चौथी स्थान पर नहीं, इसी तीसरे टर्म में हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब मैं कह सकता हूँ कि आज भारत के लिए और योगदान कैसे कर सकते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जल्दी हमें वो संकल्प लेकर जाने। एक बार उनकी जीवन में पढ़ना पड़ेगा, उनके संकल्पों, उनके विचारों, उनके अंत्योदय की भावना, और जिस तरह से मोदी जी कुछ बातें कहते नहीं है, लेकिन करके दिखाते हैं। और मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी से हमको सीख रही है, और आज मोदी के नेतृत्व में हम लगातार जो काम कर रहे हैं, ये काम 2 अक्टूबर तक लगातार ये करना है। और पार्टी के कार्यक्रम जब तक आएंगे तब तक हम लगातार काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार में जिस तरह से जनता के हितों के लिए काम किया जा रहा है, मेरा सौभाग्य आज मेरा कार्यक्रम मंत्रालय में था, जब पार्टी ने कहा कि आपको भी जाना है, उन्होंने अनुरोध किया था ऐसी जगह की भेज दीजिए तो अपना मंत्रालय का कार्यक्रम भी कर लूँ, और साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कुर्सी में पहुंच जाऊँ। तो आप के लिए और पार्टी के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाया, आपके बीच में मुझे भेजा, मैं पार्टी को नेताओं को और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मोदी नगर के मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए, मोदी नगर के एक एक कार्यकर्ता की चरणों में मैं अभिनंदन करता हूँ, और मैं नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, अगली बार जब कभी मेरा किसी मंच पर आना हो तब मुझे लगे कि मेरी बात का छोटे कार्यकर्ताओं पर कुछ असर हुआ है। और मैं दिल्ली कोई दूर नहीं है अपना से, 1 घंटा ही लगता है, 1 घंटे ही लगता है। मोदी नगर के काफी लोग मेरे पास जानते भी रहते, लेकिन मेरे दरवाजे सब खुले रहते हैं। तो दूसरी बात में उस कार्यकर्ता पहले कार्यकर्ता भाव से ही आप कभी भी आएंगे, बीएल अपना मेरा टाइम ले न ले, बीएल अपना मिले न मिले, लेकिन आवाज पर आपको सम्मान मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। तो हो सकता है सम्मान में पानी मिठाई चाहे को अभी भूमि से मिलेगी, और जो काम हो सकता है उसका सार्थक प्रयास भी हुआ। तो मोदी नगर से कोई मुझे चुनाव लड़ने नहीं जाना, लेकिन पूरा देश में जाता हूँ तो मेरे कार्यकर्ता अपने लगते, इसलिए ये अपनत्व का भाव मैं लेकर जाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अपनत्व का भाव मुझे देते रहेंगे, और निश्चित हम और आप मिलकर के पार्टी की चीजों को और बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी कार्यकर्ता हमारे विधायक जी सभी का धन्यवाद करेंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। माननीय विधायक जी किशोर जी उत्सव के रूप में आप उसे बना रहे हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी का तोहफा देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था अपने संबोधन में कि दीपावली से पहले हम देशवासियों को एक सौगात दें, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दीपावली से पहले ही ये सौगात देने का काम किया है मेरे नवरात्रा में, जिसमें जीएसटी के 2 स्लैब किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास का, निम्न वर्ग का हमारा उपभोक्ता है, उसके लिए बहुत बड़ा लाभ मिला। आज जीएसटी के घटने से प्रातः उठने से लेकर शाम को सोने तक जितने उत्पादों का प्रयोग करता है, वाहनों का प्रयोग करता है, तो मैं कहूँगा कि सभी चीज़ों पर जीएसटी का लाभ उसके लिए मिला है। और साथ ही साथ केवल जीएसटी ही नहीं, इस वर्ष में देश के नागरिकों को 2 बड़े तोहफे दिए। एक तोहफा जो इनकम टैक्स का स्लैब सीधा 12 लाख किया गया, जो शायद देश के किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा। 7 लाख से बढ़ाकर सीधा 12 लाख। मंत्री जी, पहले जब मोदी जी विपक्ष में थे तो जीएसटी का भरपूर विरोध करते थे, उनके द्वारा ही लागू करा गया। लगभग 8 साल हो चुके, 1,57,000 करोड़ रुपए जीएसटी में आपने वसूल किए हैं आप लोगों से। आप ही के द्वारा लगाया हुआ जीएसटी का कानून है, आप ही उसमें रिफॉर्म करते हो, आप ही उत्सव मनाते हैं। देखिए, जीएसटी का एक ऐसा विषय है, वास्तव में देश के हित का विषय है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
उस जीएसटी को जिस तरह से लागू किया, जिसका उपयोग करवाया, जो देश के लिए, नागरिकों के लिए, व्यापारियों के लिए सबके हित में रहा है। और जीएसटी का इतना घटना, मुझे लगता है ये व्यापारी से लेकर के उपभोक्ताओं को सभी को इसका हित है। और दुकान जाकर के हमारे कार्यकर्ता उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से इसके लाभ भी बता रहे हैं, जिससे कि जीएसटी का लाभ कई बार क्या होता है कि सीधा हमारा उपभोक्ता होता है, आदमी देता है कि नहीं देता है। तो इतना प्रचार हो जाए कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो भी सपोर्ट करें और समय समय पर जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करें। मंत्री जी, इसलिए बर्तन व्यापारियों का कहना है कि जो बर्तन है, स्टील का बर्तन है, उसके ऊपर जीएसटी 5% है, लेकिन जिस मटेरियल से बनता है उसके ऊपर जीएसटी 12% है, यानी कि फिर भी 17% देना पड़ रहा है। तो किस तरह का रिफॉर्म और किस तरह की छूट व्यापारियों को आपने दी है? नहीं, पर्टिकुलर मुझे बर्तनों के विषय में तो नहीं पता है, लेकिन आम देखेंगे तो मुझे लगता है कि सभी के लिए लाभ हुआ है। और देश के 140 करोड़ देशवासी हैं और सभी उपभोक्ता हैं। मैं सभी उपभोक्ताओं की बात बर्तन के बारे में नहीं पता, चलिए मैं कपड़ों के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ कि अभी जो जीएसटी का जो अभी रिफॉर्म आपने किया है वो 2000 तक 5% रखा गया, लेकिन उसके बाद भी उसे 12% रखा गया। अभी शादी विवाह का जो त्योहार एक तरह का माहौल चलेगा, तो उसके अंदर आपको क्या लगता है सिर्फ 2000 से नीचे के कपड़े खरीदे जाएंगे, उसके ऊपर के कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले गरीबों का देखते हैं, उसके बाद मिडिल क्लास का देखते हैं, उसके बाद अपर क्लास का देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इनकम टैक्स के स्लैब में भी आप देखेंगे तो इसमें सभी, चाहे निम्न वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या अपर वर्ग हो, सभी के लिए लाभ मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिडिल को, निम्न को मिलता है। इसलिए उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहले से वो ज़्यादा लाभ। मंत्री जी, आपने जीएसटी में रिफॉर्म किया, ना तो तेल सस्ता हुआ, ना ही मोबाइल यदि हम रिचार्ज करते हैं ना तो रिचार्ज सस्ता हुआ, तो फिर किस तरह का रिफॉर्म? लेकिन अगर आपने कैसे रिचार्ज, मैं समझता हूँ कि जब जो है इन चीज़ों को देखेंगे, हो सकता है उनके सिस्टम में आने में कोई देर लग रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो सिस्टम है सबको फॉलो करना पड़ेगा। और दोनों चीजें आम आदमी के लिए जरूरत पड़ती है, और यदि आप मिडिल के साथ जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जीएसटी का लाभ सभी को मिल रहा है, मैंने बताया है। और कहीं कोई चीज़ होगी तो उनकी प्रोसेसिंग में होगी, वो करेंगे। जनता के नाम देशवासियों के नाम क्या संदेश है? देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय महामंत्री थे और जनसंघ को बनाने का काम किया। और जिस तरह का वो तपस्वी, उनका व्यक्तित्व, एक ऐसे महामानव, ऐसे दूरदर्शी विचारक, मैं कहूँगा कि राष्ट्र के नायक थे, जिन्होंने एकात्म मानववाद और अंत्योदय की बात कही। अंत्योदय का मतलब है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय करना। मुझे लगता है उन सब चीज़ों के लिए जितना अंत्योदय की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो की है, जो ऐसे गरीब, ऐसे लोग जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा 14 से पहले, उन्हें पक्का घर मिलेगा या शौचालय मिलेगा या फ्री इलाज मिलेगा या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलेगी या फ्री राशन मिलेगा, ये सारे काम जो हुए हैं वास्तव में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को उससे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी 10-11 सालों में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, इतने 60 वर्षों में काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा काम हुआ। मंत्री जी, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद में चाइना ने बाकायदा पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके बाद में अभी जिस तरह से अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया है, तो अभी हमारी दोबारा से दोस्ती चाइना से हो गई है। तो आने वाले दीपावली पर चाइना का बहिष्कार करना है या हिंदी चीनी भाई भाई का तारा देना है? देखिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले का भारत देखिए और आज का भारत देखिए, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान देश में ही नहीं दुनिया में हो रहा है, मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। और ये मोदी के युग का भारत है जिसके लिए दुनिया लोहा मानती है, और धीरे धीरे आप भी मानेंगे। जिनको हम सुनना चाहते थे वो सभी मोदी नगर के शानदार कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे श्रोता के रूप में ऐसा की पूरी बातों को सुना। ऐसे वीर वर्मा जी हमारे जिनको उपस्थित है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैसेज जाना चाहिए तो ग्राउंड के कार्यकर्ता है, बूथ की टीम से लेकर के यहाँ तक पहुंचे, बहुत लंबा एक संघर्ष है। और जो भाई साहब ने बताया है कि मैंने प्रधानमंत्री जी क्योंकि ग्राउंड से गए, ग्राउंड का वर्कर कभी कार्यकर्ता की अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए उनका मोदी नगर की धरती पर बहुत स्वागत। हमारी पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जो दिन रात आपके बीच में बहुत मेहनत करके संगठन का काम कर रहे हैं, इतने आयाम आने के बाद भी ना रुकते ना थकते हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। हमारी बहन डॉक्टर मधु शिवाजी यहाँ के बने विधायक है, उनका स्वागत। और मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व दोनों जिलाध्यक्ष
दिनेश सिंघल जी, सतवीर राघव जी, अन्य ब्लॉक प्रमुख जी, चेयरमैन साहब और सभी कार्यकर्ता आप, मैं यहाँ जिलाध्यक्ष राहुल भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए सब कार्यकर्ताओं के नाम जानता हूँ। आप सबके चरणों में सिर झुका के आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सामने कोई विषय ऐसा नहीं है, सारे विषय आगे उनमें अपनी बातों में जोड़ते हुए मुझे उम्मीद है जीएसटी पे जो एक ऐतिहासिक काम मैंने प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, हम सभी कार्यकर्ता एक एक दुकानदार से मिलकर के बाजार में अपनी बात को रख रहे हैं और उनको बता रहे हैं, उसको मजबूती के साथ पूरा करेंगे। और इसी निवेदन के साथ कि नीचे भोजन की शानदार व्यवस्था की गई है, सभी प्रसाद देंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।